माँ की मुस्कान। आज हम यूजीसी नेट नाटक भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था अंधेर नगरी चौपट राजा, जो 1881 में प्रकाशित हुआ था और इस कितने भागों में विभाजित था? 6 भागों में। जबकि भारत दुर्दशा नाटक भी 1876 में प्रकाशित हुआ और ये भी 6 अंकों में विभाजित हैं। तो यहाँ से एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछेगा तो कितने भागों में, और प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, पंचम भाग और षष्ठम भाग में किसका किसका उल्लेख किया, उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले प्रथम भाग में हमने भारतेंदु जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया है। कुछ मौलिक नाटक माने थे भारतेंदु जी ने, उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा, जो यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में प्रकाशित हुआ था और भारतेंदु जी ने इसे नाट्य राजशक की संज्ञा दी। भारतेंदु जी ने इसे नाट्य राजशक की संज्ञा दी। अति महत्वपूर्ण है ध्यान रखना कि भारत दुर्दशा जो नाटक है 1876 में प्रकाशित हुआ था, भारतेंदु जी ने उस नाटक को किस नाम से संबोधित किया? नाट्य राजशक के नाम से। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और ये नाटक मनोभावों का मानवीकरण, इस नाटक में मनोभावों का मानवीकरण का वर्णन मिलता है। अब इसमें मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि प्रथम अंक है, उसमें किसका वर्णन है? तो प्रथम अंक में स्थान विधि का वर्णन है। किसका वर्णन है? स्थान विधि का। दूसरे अंक में शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कौआ, कुत्ता, घूमते हुए सियारों का वर्णन है तीसरे अंक में स्थान मैदान का वर्णन है। चौथे अंक में अंग्रेजी सभ्यता से सजा कमरे का वर्णन है। पांचवें अंक में किताब खाना या पुस्तकालय का वर्णन है। छठे अंक में गंभीर वन का मध्य भाग का वर्णन है। तो 6 अंक हैं और 6 अंक में किसका किसका वर्णन है ध्यान रखना। वापस मैं बता रहा हूँ वापस। प्रथम अंक में स्थान विधि का वर्णन है। दूसरे अंक में शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कौआ, कुत्ता, घूमते हुए सियारों का वर्णन है। तीसरे अंक में स्थान मैदान का वर्णन है। चौथे अंक में अंग्रेजी सभ्यता से सजा कमरे का वर्णन है। पांचवें अंक में किताब खाना या पुस्तकालय का वर्णन है। छठे अंक में गंभीर वन के मध्य भाग का वर्णन है। ठीक है। भारतेंदु ये नाटक अपनी युगीन समस्या को उजागर करता है। यानी कि भारतेंदु ने भारत दुर्दशा जो नाटक है ना, उस समय अंग्रेजी सत्ता के अधीन था भारत। उस समय की जो अंग्रेजों ने क्या क्या शोषण किया, उसके बारे में इस नाटक में उन्होंने उजागर किया है कि भारतीय लोग मदिरा का सेवन करते थे। उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि उसकी उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, मदिरा के सेवन से लोभ क्या था, अशिक्षा से लोगों की स्थिति क्या हो गई थी, उस समय का इन्होंने इस नाटक में वर्णन किया गया है। तो भारतेंदु जी ने इस नाटक को राष्ट्रीय नाटक के नाम से भी पुकारा है। भारतेंदु ये नाटक अपनी युगीन समस्या को उजागर करते हैं और उसका समाधान के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं। भारत दुर्दशा में कवि ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की तरफ उन्मुख भारत का वर्णन किया है। भारतीय समाज को पतोन्मुख शोचनीय है। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से दुर्दशा के कारणों की खोज, जिसमें सबसे बड़ा कारण बताया है उन्होंने, यानी कि भारतेंदु जी ने जो इस नाटक में कुछ प्रतीकात्मक पात्रों का उल्लेख किया है, जिसमें मदिरा, लोभ, अशिक्षा को माना है। इन्होंने प्रतीकात्मक
पात्रों की सहायता से उन्होंने भारत की दुर्दशा के मुख्य क्या के कारण थे उनके बारे में उन्होंने बताया है कि मदिरा का सेवन, लोभ और अशिक्षा भारत की दुर्दशा के बारे में बताते हैं। ठीक है, उनकी पहचान कर भारत तेंदुल ने उसका साथ छोड़ने का आग्रह किया है। भारत दुर्दशा भारत तेंदुल युग का एक दस्तावेज है। जो भारत दुर्दशा नाटक है वो भारत तेंदुल युग का एक दस्तावेज है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यह नाटक भारतीय संवेदना को व्यक्त करने में सफल रहा है। नव जागरण के दौर में भारत दुर्दशा ने एक मिसाल की भूमिका निभाई जिसमें भारतीयों की लक्ष्यहीन पतनमुखी सोच को नई दिशा प्रदान करते हैं। अब इसमें मुख्य पात्र क्या क्या हैं, तो इसमें मुख्य पात्र भी अपन पढ़ लेते हैं। पहले पात्र का जिक्र है क्या है उन्होंने कि भारत क्या है, एक नायक के रूप में है जो अत्यंत दुर्बल है। क्यों दुर्बल है, क्यों कमजोर है, क्यों दिनहीन दशा में दिखाई देता है? क्योंकि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के कारण। दूसरा है भारत दुर्देव, ये नाटक का खलनायक है, प्रतिनायक है जो बहुत शक्तिशाली है। भारत भाग्य, भारत को बार बार नींद से जगाने की चेष्टा करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। और इसमें अन्य पात्र भी है जैसे योगी है, निर्लज्जता है, आशा है, सत्यानाश है, फौजदार है, रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, सभापति है, बंगाली है, कवि महाराष्ट्री है, एडिटर है, दो देसी महाशय है, डिसलॉयल्टी आदि भी हैं। भारत दुर्दशा जो नाटक है उसकी समीक्षा में ये लिखा गया है कि नाटककार ने इसको 6 अंकों में विभाजित किया। पहला प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित है, तो 6 अंकों में विभाजित है। ठीक है, भारत दुर्दशा 6 अंकों में विभक्त है जो एक दुखांत नाटक है। कैसा नाटक है? दुखांत नाटक, यानी कि दुखांत नाट्य रासक है। सर्वप्रथम ये होता है कि पहले अंक में एक योगी लावणी गाता हुआ आता है और वह संक्षेप में प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करते हुए वर्णन करता है। योगी के रहूं सब मिले के आहूँ भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी योगी जो पहले अंक में आते हैं और वो कुछ पंक्तियों से संबोधित करते हुए कहते हैं कि रहूं सब मिले के आहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। फिर योगी प्रथम अंक में कुछ दूसरी पंक्ति भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाते हैं यह अति खवारी। फिर दूसरे अंक में भारत स्वयं आकर अपनी दिनहीन अवस्था पर उद्गार प्रकट करता है और आशा निर्लज्जता के साथ भारत को उठाकर ले जाता है। और दूसरे अंक में क्या बताता है कि आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता देखो, यहाँ की विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्त, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। फिर इसी दूसरे अंक में कुछ पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा ध्यान रखना। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में हाय हाय ओ अनाथ, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख सिजत देत कौन नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत थई उबारो नाथ। फिर जो दूसरे अंक में निर्लज्जता है, वो कुछ जो निर्लज्जता पात्र है ना, निर्लज्जता, वो दूसरे अंक में कुछ पंक्तियों को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नेमत है। ठीक है, अब तीसरे अंक में क्या वर्णन मिलता है? तीसरे अंक में भारत दुर्देव बड़े ही अभिमान से भारतहीन और
तीसरे अंक में भारत दुर्देव बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विपन्नावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत दुर्देव सत्यानाश और फौजदार, फूट, संतोष, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता से भारत के धन, बल और विद्या तीनों को नष्ट कर रहे हैं। और उन्होंने तीसरे अंक में कहा है कि उपजा ईश्वर कोप से वो आया भारत बीच, चार खार सब हित करो, मैं तो उत्तम नहीं नीच, मरी बुलाऊं देश उजाड़ो, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यानी कि भारत दुर्देव से तीसरे अंक में भारत दुर्देव की कुछ पंक्तियां हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। भारत दुर्देव के फौजदार सत्यानाश अपने साधारण सैनिकों को नादिर शाह, चंगेज, तैमूर आदि बताते हैं। इसके बाद भारत के निजी दोस्त का भारत दुर्देव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया है। प्रथम स्थान धर्म को माना गया। इस नाटक में प्रथम स्थान किसको माना गया? धर्म को माना गया है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। जिसके कारण भारत का पतन हुआ है। अधोगति के अन्य मूल उपादान आलसी मतभेद, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध तथा समुद्र यात्रा निषेध माना गया है। चौथे अंक में किसका वर्णन है? भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि के संग भारत के नाश की तैयारी करता है। इससे प्रभावित आक्रमण्य भारतीय जनता का दन्य चित्र उपस्थित किया है। पांचवें अंक में 7 संभ्रांत शिक्षित समुदाय की एक छोटी सी समिति भारत दुर्देव से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है। ठीक है, पांचवें अंक अति महत्वपूर्ण है। इसका जो वर्णन है वो ध्यान रखना आप कि पांचवें अंक में भारत संभ्रांत शिक्षित समुदाय की एक छोटी सी समिति भारत दुर्देव से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है। ठीक है, वहीं पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है और वह इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट से हाकिम मेचा नामक दफा से सबको पकड़ के ले जाते हैं। छठे अंक में जो अंतिम अंक है, छठा अंक, उसमें गंभीर वन के मध्य भाग का वर्णन किया है। भारत भाग्य अच्छेत पड़े हुए और भारत को जगाने की चेष्टा करता है। वह उनके पूर्व गौरव का वर्णन कर उसे चेतन करना चाहता है। अंग्रेजी राज्य में उन्नति करने की बात भी कहते हैं, किंतु भारत के उठने की आशा न देखकर अपनी छाती में कटार का आघात कर लेता है। प्रस्तुत नाटक में भारत की दिनहीन व पतित दशा और उनके प्राचीन गौरव का चित्रण करना भारतेंदु जी का मुख्य उद्देश्य था। भारतेंदु जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतेंदु जी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जो दिनहीन है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, धार्मिक स्थिति भी कमजोर है, उनकी जो पतन हो रहा है, उनके प्राचीन गौरव का चित्रण करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अंत में उन्होंने अपनी घोर निराशा का परिचय भी दिया है। किंतु भारतेंदु कालीन भारतीय जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने से ये स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि उस समय प्रकाश की कोई रेखा प्रकट भी तो नहीं हुई थी। वास्तव में भारतेंदु जी ने अपनी इस रचना में यथार्थवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया है। भारत दुर्दशा की कथा राष्ट्रीय व सामाजिक उत्पाद्य है। भारत की कोरोनाजनिक परिस्थिति उसका प्रधान आधार है। भारतेंदु जी ने समकालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को आधार मानकर इस नाटक का गठन किया है और वह भारतीय नवोत्थानकालीन भावना से पूर्णतः ओतप्रोत है। भारत की अधोगति में यदि विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों का हाथ था तो खुद भारतवासियों का भी कोई कम हाथ नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए और उनकी कुरीतियों की निंदा करते हुए जनहित पर जोर दिया है। नाटक में लेखक ने अपने भावों का मानवीकरण उपस्थित किया है। वास्तव में नाटककार ने जो प्रसंग उठाया है उसका सफलतापूर्वक और प्रभाव उत्पादक ढंग से निर्वाह किया है। इसमें शीतलता कहीं नहीं है।
भारत दुर्दैव के प्रयास में उत्साह होने के कारण वीर रस और भारत भाग्य की अवस्था में करुण रस माना जाएगा। हास्य के लिए भी उसमें कहीं कहीं उपयुक्त स्थल आ गए हैं। भारतेंदु जी की इस रचना में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के जीते जागते चित्र मिलते हैं। उसमें हमें भारत के उत्थान और पतन की कहानियाँ मिलती है। उन्होंने रोग कर मध्य, आलस्य, धनहीनता, बलहीनता, अविदा, आपसी फूट और कलह, यवनों के कारण दुख, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, धार्मिक अंधविश्वास, छुआछूत, भूत प्रेत और अनेक देवी देवताओं की पूजा, दुर्भिक्ष, निज भाषा के प्रति उदासीनता और फलत अधपतन, नाना प्रकार के मतों का बाहुल्य, अनेक्य, असंगठन आदि का उल्लेख कर भारत में चारों तरफ छाए हुए अंधियारा का उन्होंने अत्यंत श्रोभपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। अंग्रेजी राज्य में दिन रात की कलह और अशांति से छुटकारा, विविध वैज्ञानिक साधनों का सुख के उपयोग और वेद साधन, सुंदर न्याय पद्धति, नव्य शिक्षा आदि के कारण उन्होंने अंग्रेजी राज्य के गुणगान किए हैं। प्रकृति की इच्छा से उन्होंने अंग्रेजी द्वारा प्रचलित सुधारों की सराहना की है और उन्होंने ग्रहण भी किया है, किंतु नवीन शिक्षा प्राप्त कर मध्यम वर्ग ने देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने की चेष्टा भी की है और देश के शासन में भाग लेने की आशंका भी प्रकट की। अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी मांगे पेश करने के साथ साथ भारतेंदु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जनता को सुधारने, उसे उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे हैं। वास्तव में सभी दृष्टिकोण से भारतेंदु जी ये रचना एक सफल रचना और हिंदी साहित्य में उनका स्थान गौरवपूर्ण रहा है। अब इस नाटक से कुछ महत्वपूर्ण कथन है, वो भी आपको ध्यान रखना। एग्जाम में सीधे कथन पूछा जाता है और उससे मिलान करने वाला ये किस अंग से है और किसका कथन है। मंगलाचरण में, इस नाटक के मंगलाचरण में कुछ पंक्तियां बताई गई है। जे सतयुग थापन कर, जे सतयुग थापन कर, नासन मलेच अचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कलिंग अवतार। मंगलाचरण में ये पंक्तियां बताई गई है। ठीक है, फिर मैंने आपको पहले ये पंक्ति बता दी थी, वापस अब पढ़ लो। जो प्रथम अंक में योगी जी आते हैं लावनी गाते हुए, उस समय कुछ उन्होंने पंक्तियाँ कही हैं कि रहूं सब मिले के आहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर योगी जी दूसरी पंक्तियाँ कहते हैं पहले अंक में ही कि अंग्रेज राज्य सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खवारी। ये प्रथम अंक में कही गई है योगी जी द्वारा। फिर दूसरे अंक में भारत पात्र हैं, वो कुछ पंक्तियाँ कहते हैं, आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था। आए अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है, अब यहाँ मुझे कोई शरण देने वाला भी नहीं है। दूसरे अंक में भारत की दूसरी पंक्तियाँ हैं, भारत पात्र है उसकी दूसरी पंक्तियाँ हैं, कोहू नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में हा होय अनाथ, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख, चीजत देत कौन नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत थाई उबारो नाथ। ये दूसरी अंक में भारत की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अब दूसरे अंक में जो निर्लजता पात्र हैं दूसरे अंक में, उनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ वो भी आप ध्यान रखना कि प्राण देना तो कायरों का काम है,
क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। एक जिंदगी हजार नियामत है, अति महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी आप ध्यान रखना। अब तीसरे अंक में भारत दूरदेव जी आते हैं और कुछ पंक्तियां उनके द्वारा भी संबोधित की जाती हैं। तो उपजा ईश्वर कोप से, वो आया भारत बीच, चार खार सब हिंद करो, मैं तो उत्तम नहीं नीच, मरी बुलाऊं देश उजाड़ो, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारत दूरदेव तीसरे अंक में उन्होंने कुछ पंक्तियां संबोधित की थी। अब है भारत दूरदेव की तीसरे अंक में कुछ अति महत्वपूर्ण, ये भी आप ध्यान रखना। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, आहा आहा एक चने से भाड़ फोड़ोगे, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिम को न हुक्म दूंगा कि उनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। तीसरे अंक में सत्यनाश फौजदार हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। हमारा नाम है सत्यनाश, आए हैं हम राजा के पास, धर के हम लाखों की वेश, किया चौपट ये सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बड़ा छुआछूत का कर्म, होके जय चंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। सत्यनाश फौजदार तीसरे अंक में कुछ अन्य पंक्तियां, ये भी आप ध्यान रखना। रची बहु विधि के वाक्य पुरानंद माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, अपरस 16 च्युत ऋषि भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सबे चौका चौका लाए, रचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुअन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरु पाए। ये सत्यनाश फौजदार पात्र है, उनका कथन है जो तीसरे अंक में। तो आप ये भी ध्यान रखना कि भारत जो पात्र है, जो एक नायक है इस नाटक का, उसका प्रवेश कौन से अंक में होता है? तो दूसरे अंक में होता है शमशान में। कहाँ पे होता है? शमशान से, ठीक है ना। तो भारत का प्रवेश होता है दूसरे अंक शमशान में, ठीक है। फिर है सत्यनाश फौजदार। फिर महाराज सत्यनाश फौजदार तीसरा अंक में उनका कथन है कि फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उनको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे, अफवे अदालत फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मनी की फौज तितर बितर कर दी। अफवे ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो विल और टोटल के इतने गोले मारे कि अटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही चकाया। ये सत्यनाश फौजदार जो तीसरे अंक में उनका कथन था। फूट डाल लोभ भय उपेक्षा स्वार्थ परता पक्षपात हट शोक अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूत का शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पर के गरुड़ हो गए, फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको कई की तरह फाड़ा की भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। ये सत्यनाश फौजदार जो पात्र हैं उनका कथन है। ये भी आप ध्यान रखना कि जहां मैंने स्टार लगाया है वो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। जो चौथा अंक है उसमें जो रोग पात्र है, रोग, उनका
कथन है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। और रोग का दूसरा कथन है कि धन्वंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है और न ही सुश्रुत वाग्भट चरक ही है। वेद की अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुण और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। अति महत्वपूर्ण कथन ध्यान रखना। जो चौथा अंक आलस्य क्या है। रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छोड़ो ना नक्शेपा है, मिटाना नहीं अच्छा। उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल लगाना नहीं अच्छा। अगला कथन है आलस्य का ही है चौथे अंक में। कौन नृप हो हमें का हानि, चेरी चाड़ी नहीं हो रानी। आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस पंक्ति का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मलुक दास की पंक्तियां हैं जो कौन से अंक में है, चौथे अंक में आलस्य द्वारा कही गई है। जो पठतव्य को मर्तव्य, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम। फिर दत्तक टाकर दत्त कटाकट की कर्तव्य। कर्तव्य शब्द गलत है, ये कर्तव्य शब्द गलत है। इस कर्तव्य को ऐसे लिखते हैं कर्तव्य। कर्तव्य भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गपसप से अच्छी। ये आलस्य का है जो चौथे अंक से है। ये भी इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति कथन है। चौथे अंक मदिरा का है। संसार में चार मत बहुत प्रबल है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान, यानी कि किचन के लिए आया है। इन चारों में से चार पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। हिंदू लोग शराब को सोमपान कहते हैं, वही बौद्ध धर्म के लोग विराजमन कहते हैं, और मुसलमान शराब को कहते हैं शराबु नुत शराबुनत उरा, और क्रिश्चियन लोग कहते हैं बाप्टिजिक वाइन। अगला कथन है मदिराई का है। मनु पुकारते हैं प्रवृत्ति रेशा बुताना। और भागवत में कहा गया है, क्या कहा गया है भागवत में? तो भागवत में क्या कहा गया है कि लोके वयामिस मध्य सेवा नित्यास्ति जतो। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। पंच विषय को जो इंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं, संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ। फिर ऐसा कौन है जो मुझे विमुख। ये भी मदिरा का कथन है चौथे अंक से। अब अंधकार का कथन, जो अंधकार पात्र उसका कौन सा कथन है आप ध्यान रखना। जय कलयुग राज की, जय महामो महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की, कला अविधा मो मूर्ता सबे नाश के साज की। फिर अंधकार का ही अगला कथन है। नीचे भारत को अब नाश, अब महाराज विमुख उनसो, तुम निज मति करी प्रकाश, हित अनहित पशु पक्षी जाना पे ये जानी नाही, भूले रहत अपने रंग में फंसे मुड़ता माही। अब अंतिम
जो अंक है, छठा अंक है भारत भाग्य, जो पात्र हैं उनके कथन आप थोड़ा ध्यान रखना। तो उनका कथन क्या है, जागो रे भाई सोयत निसी बेस गवाई, जागो रे भाई निसी की कौन कहे, दिन बीत्यो काल राति चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित, कछु परे बैरी बस जाई। तो ये भारत भाग्य पात्र है, उसका छठे अंक में इनका वर्णन किया गया है। और भारत भाग्य का ही अगला कथन है कि भारत के भुज बल पर जग रक्षित है, भारत विद्या लही जग, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संचारा। जो छठा अंक है उसमें भारत भाग्य का अंतिम अंक है कि जिस भारत वर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार से ऊंचा है, उस भारत की ये दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम और रूस तक माना जाता था, उस भारत की ये दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं, उसकी ये दशा। हाय भारत भैया उठो, अब उस देश का कुछ करो। तो ये आज हमने पढ़ा दूसरा नाटक भारत दुर्दशा। और इसमें जो हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो आदि चार धर्म लोगों की बात कही है वो चौथे अंक में की गई है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। कल हम पढ़ेंगे दूसरा नाटक।